हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, तो वीडियो लंबी होगी, तो अंत तक वीडियो को वॉच करना। और ऐसी मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 5 के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो विज्ञान विषय में पूछे जाते हैं वो यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जाइलम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फिलोयम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कैम्बियम और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जल तथा खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम हमारा खनिज लवणों का तथा जल का संवहन करता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जाइलम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फिलोयम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कैम्बियम और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ये सभी। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोयम, जाइलम करता है खनिज पदार्थों और जल का फिलोयम करता है भोज्य पदार्थों का संवहन। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। पर्णपिड़तान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मटर में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सरसों में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नीम में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मक्के में। तो जो पत्तियों का रूपांतरण पर्णपिड़तान में हो जाता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए मटर के अंतर्गत। मटर में हमारा ये रूपांतरण पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, अर्थात जहाँ पानी की कमी होती है वहां पर जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया जीरोफाइटा, दूसरा ऑप्शन एपीफाइट, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोफाइट और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट। वो हमारे कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है कंडरा जोड़ती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया हड्डियों को हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है पेशियों को पेशियों से, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है तंत्र का तंत्र को पेशी से और चौथा ऑप्शन हमें दिया है पेशियों को हड्डियों से। तो बात करते हैं जो हमारी कंडरा होती है वो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है कंडरा। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। सबसे छोटी शरीर की हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज और सबसे बड़ी होती है फीमर। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग का हमें सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अपूर्णतया रोग, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया कैंसर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया टीबी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं सातवें प्रश्न के सही उत्तर की। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपूर्णता रोग होता है वो विटामिन के कारण होता है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। एक गज बराबर होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है 5 फुट के, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 4 फुट के, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 3 फुट के और चौथा ऑप्शन हमें दिया है 2 फुट के। तो जो एक गज बराबर होता है वो लगभग 3 फुट के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक गज हमारा 2.98 फुट के बराबर होता है। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है भूमि में जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है जड़, दूसरा ऑप्शन तना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है पत्ती और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो भोजों में खनिज लवणों का अवशोषण करके उनकी भूमि तक स्थिर रखती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा जड़। जड़ हमेशा ये कार्य करती है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है जलीय कीटभक्षी पौधा है, मतलब जल जल के अंदर जो हमारा पाया जाता है वो कौन सा कीटभक्षी पौधा है। पहला ऑप्शन ड्रोसेरा, दूसरा ऑप्शन नेपेंथीज, तीसरा ऑप्शन यूटिकुलेरिया और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बात करते हैं कीटभक्षी पौधों की। तो नाइट्रोजन की कमी होती है इन पौधों के अंतर्गत, जिसके कारण ये कीटों का भक्षण कर करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो जल के अंदर जो कीटभक्षी पौधा पाया जाता है वो हमारा होता है यूटिकुलेरिया
और बाकी ये दोनों हमारे ड्रोसेरा और नेपेंथीज भी हमारे जलीय कीटभक्षी पौधे नहीं होते, लेकिन कीटभक्षी पौधे होते हैं। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं होती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया, इनकी पत्तियों में समांतर सिरा व विन्यास पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन, विकल्प आ और ब दोनों। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो एक बीजपत्री पौधों की विशेषता होती है, उनके बीजों में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन, इनकी पत्तियों में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, बीजों में द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, विकल्प आ और ब दोनों। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 12वें प्रश्न के सही उत्तर की। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों में द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी ये विशेषता होती है। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वें प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जड़ों के प्रकार हैं। तो हमसे जड़ों के प्रकार पूछे गए हैं, कौन से होते हैं। पहला, मूसला जड़ होती है। दूसरा, अपस्थानिक जड़ होती है। तीसरा ऑप्शन, आ और ब दोनों। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों ही प्रकार की हमारी जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13वें प्रश्न के बाद हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है। इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है, तो हमें बताना है ये क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन अवशेषी अंग है। दूसरा ऑप्शन समरूप अंग है। तीसरा ऑप्शन जन्मजात अंग है। और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बात करते हैं 14वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जो अपेंडिक्स होता है वो हमारा होता है अवशेषी अंग। 14वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन, जड़ के द्वारा। दूसरा ऑप्शन, तनों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन, स्टोमेटा के द्वारा। और चौथा ऑप्शन, इन सभी के द्वारा। तो बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा के द्वारा पौधों में होती है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया, लाइकेन है। तो लाइकेन क्या होता है। पहला ऑप्शन, परजीवी। दूसरा ऑप्शन, सहजीवी। तीसरा ऑप्शन, मृतोपजीवी। और चौथा ऑप्शन, ये सभी। तो बात करते हैं 16वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो लाइकेन जो होता है वो हमारा होता है सहजीवी, परजीवी नहीं होता, ये हमारा सहजीवी होता है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। परजीवी पौधा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अमरबेल। दूसरा ऑप्शन है चंदन। तीसरा ऑप्शन है रैफलीसिया। और चौथा ऑप्शन, ये सभी। तो परजीवी जो पौधे होते हैं वो हमारे अमरबेल भी होती है, चंदन भी होता है और रैफलीसिया, ये तीनों ही विकल्प हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। कीटभक्षी पौधे कीड़ों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं। तो इससे पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बता चुका था कि कीटभक्षी पौधे ये हमारे तीनों ही होते हैं, ड्रोसेरा, नेपेंथीज और यूटिकुलेरिया। ये सभी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्वपोषी जो अपना स्वयं भोजन स्वयं बनाते हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया जंतु। दूसरा ऑप्शन पौधे। तीसरा ऑप्शन कवक। और चौथा ऑप्शन विषाणु। तो जो हमारे स्वपोषी होते हैं वो होते हैं पौधे, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, अर्थात जो सबका ब्लड ले सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है ए बी। दूसरा ऑप्शन हमें दिया है ए। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है बी। और चौथा ऑप्शन हमें दिया है ओ। तो बात करते हैं सर्वग्राही रक्त समूह की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ए बी रक्त समूह सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो पिछले क्वेश्चन में जब सबसे छोटी हड्डी पूछी गई थी तो मैंने आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया था। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी होती है स्टेपीज। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं।
पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यकृत में, दूसरा ऑप्शन तिल्ली में, तीसरा ऑप्शन अग्न्याशय में और चौथा ऑप्शन वृक्क में। तो बात करते हैं लसिका कोशिकाओं की, जो कि हमारी बनती हैं तिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है। तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या हमारी पाई जाती है 206। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आपको पढ़ते ही उत्तर ढूंढना है, ना कि विकल्पों को देखना है। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, हमें ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया विटामिन ए और बी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया विटामिन बी और सी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया विटामिन ए, डी, ई और के और चौथा ऑप्शन हमें दिया इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 24वें प्रश्न के सही उत्तर की। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील जो हमारी विटामिन होती हैं वो विटामिन बी और सी, और इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं डब्ल्यू, बी और सी, यानी कि डब्ल्यू फॉर वाटर और विटामिन बी और सी वाटर यानी कि जल में घुलनशील होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला ऑप्शन हमें दिया है विटामिन ए, डी और ई और के, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है विटामिन बी और सी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है विटामिन डी और के और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं विटामिन बी और सी हमारी जल में घुल जाती है, तो बी ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए, डी, ई और के हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। स्कर्वी रोग की पहचान है। पहला ऑप्शन हमें दिया है मसूड़ों से रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है हाथ का फूलना, तीसरा ऑप्शन रुधिर शीघ्रता और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 26वें प्रश्न के सही उत्तर की। स्कर्वी रोग की पहचान होती है हमारी मसूड़ों से रक्तस्राव होना। ये हमारी मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है, तो मसूड़ों से ही इसमें खून आता है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वें प्रश्न हमसे पूछा गया है मैरेस्मस और क्वार्सिओरकर रोग किस कमी से होता है। पहला ऑप्शन विटामिन की, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन की, तीसरा ऑप्शन लिपिड की और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 27वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो हमारा मैरेस्मस और क्वार्सिओरकर रोग जो होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। रक्तदाब मापा जाता है, तो रक्तदाब मापने की क्या चीज़ होती है, आइए बात करते हैं। पहला स्फेरोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा एमीमीटर और चौथा स्फेग्नोमैनोमीटर। तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो ए बी को सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ को हम सर्वदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 30वें प्रश्न के बारे में। 30वां प्रश्न हमसे पूछा गया है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो जो उपापचय क्रिया है उसके हमें प्रकार बताने हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, और ये आपका 2015 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की उपापचय क्रिया होती है। इसके बाद बात करते हैं वायु है। 31वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन विषमांगी मिश्रण, दूसरा ऑप्शन शुद्ध पदार्थ, तीसरा ऑप्शन यौगिक और चौथा ऑप्शन समांगी मिश्रण। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। 2016 में आपसे पूछा गया है, तो वायु होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। बहुत सारे इसमें कण घुलित होते हैं। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। 32वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया खरगोश, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया चूहा, तीसरा ऑप्शन है कछुआ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गाय। तो उभयचर प्राणी जो हमारा होता है वो हो जाएगा इन ऑप्शंस के मुताबिक कछुआ। कछुआ हमारा उभयचर प्राणी के अंतर्गत आ जाएगा और 2016 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। पहला ऑप्शन धारा रेखित शरीर, दूसरा ऑप्शन पंख, तीसरा ऑप्शन गलफड़े और चौथा ऑप्शन फेफड़ा। तो जो मछली का अनुकूलन अंग नहीं होगा वो होगा फेफड़ा। फेफड़ा मछलियों का अनुकूलन अंग नहीं होता।
इसके बाद बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न हमसे पूछा गया है एपीकल्चर है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया रेशम कीट, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एपीकल्चर जो हमारा होता है वो हमेशा संबंधित होता है मधुमक्खी पालन से। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। 35वां प्रश्न आपसे पूछा गया है मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो हड्डियों की संख्या मानव कपाल में हमें बतानी। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बात करते हैं मानव कपाल में हड्डियों की संख्या की। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन तुर्क रूप, दूसरा ऑप्शन पर्णाभ स्तंभ, तीसरा ऑप्शन कंदुगुश और चौथा ऑप्शन है कुंभी रूप। तो अपस्थानिक जड़ किस रूप में रूपांतरित हो जाती है 2015 का आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी कंदुगुश में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। 37वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। पहला ऑप्शन ब्रायोफिल्लम में, दूसरा ऑप्शन बेलिसनेरिया में, तीसरा ऑप्शन अदरक में और चौथा ऑप्शन सैजिटेरिया में। तो बात करते हैं पत्तियों के द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है वो होता है ब्रायोफिल्लम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में। 38वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कोण का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन मोल, दूसरा ऑप्शन स्टेरेडियन, तीसरा ऑप्शन एम्पियर और चौथा ऑप्शन रेडियन। तो बात करते हैं कोण के मात्रक की। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और स्टेरेडियन मात्रक होता है घन कोण का, मोल होता है मोल का और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न के बारे में। कौन सी गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन पेड़ से पत्तों का गिरना, दूसरा उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, तीसरा समतल पर गाड़ी का धकेलना और चौथा ऑप्शन पहाड़ी से टूटकर पत्थर का नीचे लुढ़कना। तो गुरुत्व का उदाहरण वे होते हैं हमारे जब हम किसी चीज को ऊपर भेजते हैं, पृथ्वी उस पर गुरुत्व बल लगाती है और उसे अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा समतल पर गाड़ी का धकेलना, ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। 40वां प्रश्न आपसे पूछा गया है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन बीज चोल, दूसरा ऑप्शन भ्रूण, तीसरा ऑप्शन बीज पत्र और चौथा ऑप्शन मूलांकुर। तो बात करते हैं 40वें प्रश्न के सही उत्तर की। 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना होती है उन्हें हम कहते हैं बीज पत्र। इसके बाद बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में। 41वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है। पहला ऑप्शन 12 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 14 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 20 जोड़ी। तो बात करते हैं 41वें प्रश्न के सही उत्तर की। 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। 42वां प्रश्न हमसे पूछा गया मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 28, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया 40। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 28। इसके बाद बात करते हैं 43वें प्रश्न की। 43वां प्रश्न हमसे पूछा गया है दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूल प्राणी है। तो कौन सा प्राणी है जो दौड़ने हेतु अनुकूलित है। पहला ऑप्शन चमगादड़, दूसरा ऑप्शन एंटीलोप, तीसरा ऑप्शन यूरोमैस्ट्रिक्स और चौथा ऑप्शन सायरन। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीलोप। ऑप्शन नंबर बी हमारा एंटीलोप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में। 44वां प्रश्न हमसे पूछा गया है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन अपकेंद्रण, तीसरा ऑप्शन तलछटीकरण और चौथा ऑप्शन निस्पंदन। तो बात करते हैं जब हम दही को तीव्र गति से मथते हैं तो उसके दही के अंदर अपकेंद्रण बल कार्य करता है जिस कारण मक्खन उससे अलग हो जाता है और ये विधि हमारी कहलाती है अपकेंद्रण विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से यौगिक है। पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन पीतल और चौथा ऑप्शन चांदी। तो बात करते हैं 45वें प्रश्न के सही उत्तर की। इन विकल्पों के हिसाब से हमारा यौगिक यहाँ पर हो जाएगा जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जो कि सोना हमारा धातु, पीतल धातु और चांदी भी धातु के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं 46वें प्रश्न की। 2016 और 2017 में आपसे लगातार 2 बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है निथारना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है बाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन तलछटीकरण और चौथा ऑप्शन छानना। तो बात करते हैं ठोस पदार्थों को द्रव से जो पृथक कर देती है वह विधि हो जाएगी हमारी बाष्पीकरण की विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अब बात करते हैं 47वें प्रश्न के बारे में। किसी धातु के तल के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन घन मीटर, दूसरा ऑप्शन मीटर, तीसरा ऑप्शन वर्ग मीटर और चौथा ऑप्शन किलोमीटर। तो धातु के तल के क्षेत्रफल की मात्रक की बात करें तो धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में, और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को बहुत अच्छे से लास्ट तक वॉच करना है। इसके बाद बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। मछली के श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। पहला ऑप्शन फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन गलफड़ा, तीसरा ऑप्शन त्वचा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो मछली में श्वास लेने के लिए हमारा पाया जाता है गलफड़ा, ना कि उसके अंतर्गत फेफड़े से वो सांस लेती है। फेफड़े से सांस मछली नहीं लेती है। इसके बाद बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा है। पहला ऑप्शन पेशीय बल, दूसरा ऑप्शन विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन चुंबकीय बल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब हम भार उठाता है कोई भी पहलवान या हम भी किसी भार को उठाते हैं तो हमारी पेशियों के द्वारा बल लगता है, ना कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक बल लगता है, ना ही इलेक्ट्रिक बल लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेशीय बल। इसके बाद बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में। 50वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथि और चौथा ऑप्शन मधुमेह। तो बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की। 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत हमारी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं पित्तरस का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन यकृत में, तीसरा ऑप्शन हृदय में और चौथा ऑप्शन बड़ी आंत में। तो पित्तरस का निर्माण भी हमारा होता है यकृत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके प्रकार बात करते हैं 52वें प्रश्न के बारे में। मानव दांतों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन कृंतक, दूसरा ऑप्शन रदनक, तीसरा ऑप्शन परिचवर्णक और चवर्णक और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो 52वें प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करी जाए तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कृंतक, रदनक, चवर्णक और परिचवर्णक ये चारों प्रकार के दांत हमारे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 53वें प्रश्न के बारे में। 53वें प्रश्न हमसे पूछा गया है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन कैल्शियम के, दूसरा ऑप्शन एनामल के, तीसरा ऑप्शन आयरन के और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दांतों की कठोरता, तो दांतों की कठोरता हमारी होती है एनामल के कारण और दांत हमारे होते हैं कैल्शियम के। इसके बाद बात करते हैं 54वें प्रश्न के बारे में। 54वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं। पहला ऑप्शन इंसुलिन का, दूसरा ऑप्शन पित्तरस का, तीसरा ऑप्शन अग्न्याशयी रस का और चौथा ऑप्शन इन सभी का। तो बात करें 54वें प्रश्न के सही उत्तर की। 54वें प्रश्न का सही उत्तर होगा इंसुलिन। इंसुलिन का ही हमारा श्रावण करती हैं अग्न्याशय की लैंगरहैंस कोशिकाएं। इसके बाद बात करते हैं 55वें प्रश्न के बारे में। 55वें प्रश्न हमसे पूछा गया है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है क्विंटल, दूसरा ऑप्शन किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन ग्राम और चौथा ऑप्शन न्यूटन। तो द्रव्यमान के मानक मात्रक की हम बात करें तो द्रव्यमान हमारा मापा जाता है किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में। टांका है। पहला ऑप्शन जल संचयन की विधि, दूसरा ऑप्शन सिलाई करने की विधि, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश की मुद्रा और चौथा ऑप्शन प्रदूषण मापने की विधि। तो जो टांका होता है वो हमारा
सिलाई के अंतर्गत आने वाली विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 57वें प्रश्न के बारे में। 57वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, टच मी नॉट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन नागफनी को, दूसरा ऑप्शन गुलाब को, तीसरा ऑप्शन छुई मुई को और चौथा ऑप्शन इन सभी को। तो जो टच मी नॉट होता है वो हमारा होता है छुई मुई को। ये हमारा ऐसा वृक्ष होता है या ऐसा पेड़ होता है जिसको हम छूते हैं और वो पूरा मुरझा जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है टच मी नॉट, अर्थात मुझे मत छूइए। इसका बाद बात करते हैं 58वें प्रश्न के बारे में। 58वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? पहला ऑप्शन वायु का प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन जल प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बात करते हैं नारियल और कमल की। नारियल और कमल में प्रकीर्णन होता है जल प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 59वें प्रश्न की। 59वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथियां और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो पाचक ग्रंथियों की हम बात करें तो ये सभी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यकृत, अग्न्याशय और लार ग्रंथि ये सभी हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 60वें प्रश्न के बारे में। 60वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पीलिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है कैंसर, तीसरा ऑप्शन टीबी और चौथा ऑप्शन मधुमेह। तो जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारा रोग होता है वो होता है हमारा मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 61वें प्रश्न के बारे में। 61वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति के संबंधित है? पहला ऑप्शन MKS, दूसरा ऑप्शन FPS, तीसरा ऑप्शन CGS और चौथा ऑप्शन इन सभी से। तो बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक मीटर और वो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो ये हमारा निकल कर आ गया MKS पद्धति। आप ऐसे ही मात्रक लिखकर देख लेना कि लंबाई का मात्रक आपको अगर मीटर दिया है तो M लिख लेना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम दिया गया है तो K लिख लेना, समय का मात्रक सेकंड दिया गया है तो सेकंड लिख लेना और आपकी पद्धति आ जाएगी। तो 61वें प्रश्न का सही उत्तर होगा MKS पद्धति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 62वें प्रश्न के बारे में। फल से पेड़ का गिरना उदाहरण है। पहला ऑप्शन चुंबकीय बल का, दूसरा ऑप्शन घर्षण बल का, तीसरी ऑप्शन गुरुत्व बल का और चौथा ऑप्शन पेशीय बल का। तो फल से जो पेड़ गिरने का वो फल से पेड़ गिरने का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ही उल्टा पूछा गया है, पेड़ से फल गिरने का उदाहरण होगा, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो ये हमारा जब पेड़ से फल गिरता है वो होता है गुरुत्व का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 63वें प्रश्न के बारे में। 63वां प्रश्न पूछा गया है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। पहला ऑप्शन बीनकर, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन छानकर और चौथा ऑप्शन फटक कर। तो जो बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। चुंबक के द्वारा जो हमारा लोहा होता है वो चुंबक पर चिपक आता है। इसके बाद बात करते हैं 64वें प्रश्न के बारे में। 64वां प्रश्न हमसे पूछा गया। 64वां प्रश्न है, पत्ती द्वारा जनन होता है। पहला ऑप्शन अजूबा में, दूसरा ऑप्शन बबूल में, तीसरा ऑप्शन केले में और चौथा ऑप्शन आम में। तो पत्तियों के द्वारा जनन कौन से पेड़ में होता है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केला। केले में हमारा पत्तियों के द्वारा जनन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 65वें प्रश्न के बारे में। 65वां प्रश्न हमसे पूछा गया, उभयचर जंतु है। पहला ऑप्शन मेंढक, दूसरा ऑप्शन मछली, तीसरा ऑप्शन चिड़िया और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। तो उभयचर जंतु हमारा इन ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा मेंढक। इससे पहले आपको उभयचर जंतु में कछुआ कराया गया था। अब बात करते हैं 66वें प्रश्न के बारे में। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। पहला ऑप्शन जड़ को, दूसरा ऑप्शन बीज को, तीसरा ऑप्शन फूल को, चौथा ऑप्शन पत्ती को। तो जो हमारा सुषुप्त पौधा होता है वो हमारा कहलाता है बीज। बीज को हमेशा सुषुप्त पौधा कहा जाता है।
इसके बाद बात करते हैं 1 फुट बराबर होता है। पहला ऑप्शन 26.48 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 28.48 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 29.48 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन 30.48 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 68वें प्रश्न के बारे में। न्यूटन की गति का संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन प्रथम नियम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन तृतीय नियम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो होता है हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। इसके बाद बात करते हैं 69वें प्रश्न के बारे में। 69वां प्रश्न हमसे पूछा गया है बल की इकाई है। तो बल की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन अर्ग, दूसरा ऑप्शन डाइन, तीसरा ऑप्शन वाट और चौथा ऑप्शन कैलोरी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो बल की हमारी जो इकाई होती है वो हो जाएगी इन प्रश्न डाइन यहाँ पर। और अगर डाइन न दे करके न्यूटन दिया जाए तो वो भी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाइन दिया गया तो डाइन हमारा बल की इकाई हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 70वें प्रश्न के बारे में। पत्ती का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन पत्र पिरकलिका, दूसरा ऑप्शन शल्ककंद, तीसरा ऑप्शन पर्ण थैली, चौथा ऑप्शन पर्णिल मूल। तो इस प्रश्न के बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र पिरकलिका, पत्री का रूपांतरण होता है। इसके बाद बात करते हैं हम 71वें प्रश्न के बारे में। 71वां प्रश्न हमसे पूछा गया है यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण हमारा कौन सा है? और आपके 2022 के अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन धुआं, तीसरा ऑप्शन चीनी, चौथा ऑप्शन चीनी का विलयन। तो यौगिक का उदाहरण हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। चीनी हमारा यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 72वें प्रश्न के बारे में। 72वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन कायिक प्रवर्धन संभव है। पहला ऑप्शन जड़ के द्वारा, दूसरा ऑप्शन तने के द्वारा, तीसरा ऑप्शन पत्ती के द्वारा और चौथा ऑप्शन इन सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन हमारा संबंधित होगा जड़ के द्वारा या फिर पत्ती के द्वारा, आपको या तने के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन मैं पीछे भी आप सभी को इससे संबंधित प्रश्न करा चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 73वां प्रश्न, बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन सेकंड, तीसरा ऑप्शन किलोग्राम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। इसके बाद बात करते हैं 74वें प्रश्न के बारे में। 74वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। पहला ऑप्शन आम की पत्ती, दूसरा ऑप्शन अमरूद की पत्ती, तीसरा ऑप्शन नींबू की पत्ती, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी संयुक्त पत्ती होती है वो हमारी होती है अमरूद की पत्ती। अमरूद की पत्ती संयुक्त पत्ती कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं 75वें प्रश्न के बारे में। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन सेल्यूलोज से, दूसरा ऑप्शन काइटिन से, तीसरा ऑप्शन विकल्प आ और बा दोनों ही सही है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 75वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जो हमारी पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। 75वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं 76वें प्रश्न के बारे में। पूछा गया है सजीवों और निर्जीवों के बीच की घड़ी कौन सी है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा ऑप्शन लाइकेन और चौथा ऑप्शन कवक। तो जो हमारी सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है तो वो हो जाएगा हमारा वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है हमारी वायरस। अब बात करते हैं 77वें प्रश्न के बारे में। 77वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। पहला ऑप्शन आम में, दूसरा ऑप्शन छुई मुई में, तीसरा ऑप्शन नीम में और चौथा ऑप्शन अदरक में। तो जो उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन हमारा
स्पष्ट दिखाई देता है वो पौधा हमारा होता है छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बात करते हैं 78वें प्रश्न के बारे में। विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन फुंक ने, दूसरा ऑप्शन हॉपकिंस ने, तीसरा ऑप्शन लूनिन ने और चौथा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जो फुंक थे, फुंक ने हमारा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं 79वें प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पहला ऑप्शन पेलाग्रा, दूसरा ऑप्शन अतिसार, तीसरा ऑप्शन बेरीबेरी और चौथा ऑप्शन घेंगा। तो जो पॉलिश किए हुए चावल खाने से रोग होता है वो होता है हमारा बेरीबेरी रोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 80वें प्रश्न के बारे में। कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति पाई जाती है किसके अंतर्गत पाई जाती है? पहला ऑप्शन हमें दिया है पादप कोशिका में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है जंतु कोशिका में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं 80वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है, तो 80वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पाई जाती है जंतु कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 81वें प्रश्न के बारे में। 81वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो श्वसन के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और यही इसका उल्टा होता है मनुष्य के अंतर्गत। वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे इसीलिए हम लगाने की बात करते हैं क्योंकि वो जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं जो कि वातावरण के लिए हानिकारक होती है, और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती है। अब बात करते हैं 82वें प्रश्न के बारे में। 82वां प्रश्न हमसे पूछा गया मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। पहला ऑप्शन कांटों में, दूसरा ऑप्शन तनों में, तीसरा ऑप्शन जड़ों में और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो जो मरुस्थलीय पौधे नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ना कि जड़ों में होंगी और ना ही तनों में, वो होंगी कांटों में रूपांतरित। इसके बाद बात करते हैं मेंढक है। तो मेंढक अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आप सभी को बताकर आ रहे हैं, मेंढक होता है उभयचर प्राणी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है? तो चेहरे की हड्डियों की संख्या की बात की जाए, पहला ऑप्शन हमें दिया है 7, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 14 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 13। तो चेहरे की हड्डियों की संख्या की बात करें तो चेहरे की हड्डी जो होती हैं उनकी संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 85वें प्रश्न के बारे में। मछली में अनुकूलन अंग है। पहला ऑप्शन ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, दूसरा ऑप्शन इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, तीसरा ऑप्शन विकल्प आ और बा दोनों ही सही हैं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मछली में अनुकूलन जो अंग है वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन भी करते हैं और इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। तो विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी आ और बा दोनों ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 86वें प्रश्न के बारे में। 86वां प्रश्न है पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना कहलाता है। पहला ऑप्शन रसारोहण, दूसरा ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन जल संचयन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं जब भी जल वाष्प के रूप में हमारा वाटर परिवर्तित होता है तो वो क्रिया हमारी बाष्पोत्सर्जन की कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 87वें प्रश्न के बारे में। पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आप सभी बिना पढ़े ही ऑप्शंस को लगा सकते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो परागण यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पौधों में होती है, ना और किसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। जंतुओं में भी नहीं होती, कवकों में भी नहीं होती और विषाणुओं में भी नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं 89वें प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। पहला ऑप्शन
मंड जिसके स्टार्च बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है विकल्प आ और ब दोनों, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन और स्टार्च दोनों ही, यानी कि विकल्प सा और व दोनों, यानी कि आ और ब विकल्प हमारे दोनों ही सही दिए गए। यही हमारे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न के बारे में। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मानव, 90वां प्रश्न है। 90वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मानव श्वसन करता है। पहला ऑप्शन नाक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन फेफड़ों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन गलफड़ों के द्वारा और चौथा ऑप्शन इन सभी के द्वारा। तो जो मानव हमारा श्वसन करता है वो करता है फेफड़ों के द्वारा, मानव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे मैराथन वीडियो के 90 के 90 प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं तो आपके पेपर में आने वाले 5 के 5 बहुविकल्पी प्रश्न यहीं से आएंगे, इस बात की गारंटी लिख कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और कुछ ही देर में आपको विज्ञान के सभी अति लघु की पूरी मैराथन वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को देखना ना भूलें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें। जो भी 3 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, प्रथम सेमेस्टर के बच्चों तक। तो आशा करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।